गाइस, तो कैसे हो तुम सब लोग। और आई होप सो तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन टाइम काफ़ी मिल गया है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स जिनका भी रिजल्ट आया है। जो जितने मार्क्स आए हैं खुशी बनाओ। और ऐसे टाइम पे अच्छी बात है, तुम सबको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिले हैं। और जिनके कम मार्क्स हैं 70% 60%, वो भी यार खुश हो यार, कुछ नहीं रखा होता मार्क्स में, नॉलेज के लिए पढ़ो। और क्योंकि नॉलेज इज़ द न्यू करेंसी इन द फ्यूचर वर्ल्ड में तुम्हारे नॉलेज ही तुम्हारे काम आएगी। और मार्क्स से कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक दिन या 2 दिन की खुशी होती है बस, ठीक है। तो बाकी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिनके लिए तुम तैयारी कर रहे हो वो करो। जिनको डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनना है वो पढ़ाई करो अच्छे से। जिनको जिस फील्ड में जाना है वो उस प्रोफेशन के लिए हार्ड वर्क करो, क्योंकि एवरी प्रोफेशन हैज़ इट्स ओन वैल्यू, ठीक है। हर प्रोफेशन की एक रिस्पेक्ट है। सारे प्रोफेशंस, ऐसा नहीं होता कि कोई एमबीबीएस है कोई बीएएमएस है तो हम बीएमएस वाले की रिस्पेक्ट ना करें, तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती दुनिया में, और हर चीज़ तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आओ आज का टॉपिक शुरू करते हैं, इवोल्यूशन पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल। और हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, मैं एक ही बार कहता हूँ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल कहता है जो फ्रीक्वेंसी होती है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन ए गिवन पॉपुलेशन, वो रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहती है, एंड द जीन पूल एंड देयर एलील्स रिमेन्स ए कांस्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इस जीन फ्रीक्वेंसी को या हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल को। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला होता है म्यूटेशन, दूसरा फैक्टर होता है रिकॉम्बिनेशन, तीसरा होता है जीन फ्लो, चौथा होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, और पांचवा होता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की हमने पिछले वीडियो में बात करी थी अबाउट द इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, जो उसमें ब्लैक विंड मॉक थे, वो नेचुरली सेलेक्ट हुए थे बाय द नेचर, और उनमें कुछ म्यूटेशंस। और जो इवोल्यूशन एक स्टोकास्टिक प्रोसेस है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि इवोल्यूशन इज ए स्टोकास्टिक प्रोसेस, उसमें म्यूटेशन प्लस नेचुरल सिलेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन के 3 कर्व याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो जो इसमें ए वाला कर्व है, जो इसमें ए वाला कर्व है वो स्टेबलाइजिंग है, जो इसमें बी वाला कर्व है वो आपके पास हो जाएगा डायरेक्शनल, और जो सी वाला कर्व हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो 3 कर्व होते हैं और तीनों के एग्जांपल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ शेयर हो जाएगी, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, जो स्टेबलाइजिंग कर्व होता है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिस्ट्रक्टिव, तो स्टेबलाइजिंग का बेस्ट एग्जाम्पल होता है ह्यूमन का हाइट और चिल्ड्रन का वेट। डायरेक्शनल का बेस्ट एग्जांपल होता है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, जो कि नेचुरल सिलेक्शन का है। हमने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और डिस्ट्रक्टिव में आपके पास आता है क्रस्टेशियंस, या जो मॉलस्क होते हैं उनका आता है, क्योंकि वो 2 चीज़ों पे फीड्स करते हैं, रॉक्स पे और क्रॉस ब्रांचेस पे, ठीक है। तो इसको याद रखना। फिर आगे अब बात करेंगे अबाउट द ये फैक्टर्स मैंने बता दिए। हाँ, अब जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है उसको हम स्वेल राइट इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम स्वेल राइट इफेक्ट भी कहते हैं, एंड इट इज़ कॉमनली सीन इन द स्मॉल पॉपुलेशन। इट इज़ जनरली सीन इन द स्मॉल पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलती है। और इसमें 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? एक फाउंडर इफेक्ट और एक बॉटलनेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट एनसीईआरटी में स्पेन है। फाउंडर इफेक्ट का मतलब होता है समटाइम्स द चेंज इन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी सो डिफरेंट, है ना। समटाइम द चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी इतना डिफरेंट होता है कि जो न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन होती है वो बिकम ए डिफरेंट स्पीशीज, एंड द ओरिजिनल डिफरेंट पॉपुलेशन बिकम ए फाउंडर्स। तो इसको हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। और एक बॉटलनेक इफेक्ट होता है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट 2 टाइप का होता है। तो यहाँ से कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल बेस, जो कि हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम पे पूछा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ग्राफ से, जो नेचुरल सिलेक्शन के ग्राफ हैं। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है जेनेटिक ड्रिफ्ट किस में क्लियरली ऑब्जर्व्ड होती है, लार्ज पॉपुलेशन में या स्मॉल पॉपुलेशन में। और 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कहाँ से? फाउंडर इफेक्ट या बॉटलनेक इफेक्ट, ठीक है। इसको तुम याद रखना अच्छे से।
अब हम बात करेंगे द ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। देखो ये चीज़ ऐसी है जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ईयर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिलियन ईयर्स एगो, या भैया निंडरथल मैन का फंक्शन क्या है, क्रो मैग्नन मैन क्या थे, जावा मैन क्या थे। तो इसके लिए बहुत ही आसान फ्लो चार्ट है और बहुत ही आसान ट्रिक है, क्रोनोलॉजी समझिए ट्रिक, है ना। तो इस ट्रिक को अच्छे से देखना तुम, और जैसे मैं बताऊँ वैसे तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इसको तुम आगे देखो। अब है, इसमें लिखा है आफ्टर 2000 मिलियन ईयर्स एगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपेयर्ड ऑन द अर्थ। 2000 मिलियन साल पहले सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ आए थे अर्थ पर, ठीक है। वो मैंने फ्लो चार्ट पूरा बनाया था तुमको, सीकरवेट्स, प्रोटोबायोन्ट्स, ईओबायोन्ट्स, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स, वो एक बार देख लेना, ठीक है। अब ये वाला जो ग्राफ है, जो जियोलॉजिकल स्केल होती है, जो ये पीरियड्स होते हैं, एरा होते हैं, इपोक होते हैं, तो इसको पढ़ने में एस्पिरेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि वो चीज़ों को ध्यान से नहीं देखते हैं और इसमें सारी चीज़ें पूछी भी नहीं जाती हैं, ठीक है। तो देखो इसको तुम्हें कैसे पढ़ना है। इसमें सबसे पहले तुम एक पेज लोगे और पेज पे पूरा फ्लो चार्ट बनाओगे। फ्लो चार्ट में अच्छे से लिखोगे, इरा लिखोगे, फिर उनके पीरियड्स लिखोगे, इपोक लिखोगे, और कौन से लाइफ फॉर्म्स ओरिजिनेट हुए थे वो तुम टेबल बना लोगे। मैं अभी तुम्हें टेबल दिखाता हूँ कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले इरा की बात करते हैं। तो इरा एनसीईआरटी में 3 दे रखे हैं, जो ये रेड बॉक्सेस में दे रखे हैं वो हैं इरा, ठीक है। ये इनके इरा हैं और इसमें 3 दे रखे हैं, लेकिन होके और भी हैं, एजोइक, आर्कियोजोइक, होटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। तो इसमें 3 नहीं दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, ठीक है। एजोइक, आर्कियोजोइक, होटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है। अब पैलियोजोइक में बहुत कंफ्यूजन होता है, ये नीचे से इन्वॉल्व हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो एंजियोस्पर्म जो है वो मोस्ट एडवांस है, तो एंजियोस्पर्म जो है वो सबसे ऊपर है। तो ये देखो फ्लावरिंग प्लांट सबसे ऊपर है, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ इवोल्यूशन शो कर रहा है, ठीक है। ये कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, नीचे से पढ़ना है, नीचे से ऊपर तुम्हें जाना है, ठीक है। तो इसको देखो, और इसमें देखो क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये 4 पूछे जाते हैं। इन चारों में कुछ नहीं करना है। एक टीआरपी होती है, टीआरपी के बारे में सुना होगा, टीआरपी नाम की चीज़ होती है। तो वैसे ही इसको तुम्हें याद रखना है। जब ये नीचे से ऊपर की तरफ इवोल्यूशन हो रहा है, मैंने कहा, तो तुम ऐसे याद करो, सी टी आर पी, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है? सी टी आर और पी, सी टी आर पी। सी टी आर पी क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स, रीनियर टाइप एंसेस्टर्स और सिलोफाइटोन। तो सी टी आर पी तुम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये इवोल्यूशन शो कर रहा है, ऐसे इवोल्यूशन शो हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे मैं एरो बना दे रहा हूँ, ऐसे इवोल्यूशन शो हो रहा है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास आती है इसके जो एरा के पीरियड्स याद रखने होते हैं। ये जो पीरियड्स होते हैं, साइलोरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, पर्मियन, तो इसको कैसे याद रखें? देखो इसको याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि एक सीओ, चीफ ऑफिसर होता है, चीफ ऑफिसर से याद रखना सीओ, एस डी नाम के आदमी मान लो, एस डी सीओ एस डी थे, अब बन रहे कमिश्नर ऑफ पुलिस, मतलब सी ओ एस डी सी पी। ये तुम याद रखोगे तो आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले बात करेंगे कैम्बियन, ऑर्डोविशियन, साइलोरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, पर्मियन, ठीक है। फिर से देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया, एक सीओ थे, चीफ ऑफिसर थे, सीओ थे, उनका नाम एसडी था, अब वो बन रहा है कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसको तुम ऐसे 3 हिस्सों में बांट भी सकते हो, सीओ एसडी, कमिश्नर ऑफ पुलिस। कार्बोनियन कौन सा था? कैम्बियन, ऑर्डोविशियन, साइलोरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, पर्मियन खत्म, है ना। और कुछ भी नहीं है। सीओ सी देवी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीओ एस डी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं? सबसे पहले तुम्हारे पास आता है, हम बात करेंगे ऑर्डोविशन की। ऑर्डोविशन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ऑर्डोविशन मार्क कर लो, इट इज़ द गोल्डन एज ऑफ जाइंट मोलस्क, ठीक है। इसको तुम लिख लो। डेवोनियन दे रखा है, डेवोनियन इज़ द गोल्डन एज ऑफ फिशेस, इसको अच्छे से लिख लो। डेवोनियन क्या है? डेवोनियन इज़ द गोल्डन एज ऑफ फिशेस, ठीक है। आगे बात करते हैं, कार्बोनीफेरस हो गया, पर्मियन हो गया, तो इसमें से कोई भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बोनीफेरस और पर्मियन में
नहीं, इसमें से कोई भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चार्ट में शेयर कर दूंगा, तुम्हें पढ़ना हो तो तुम पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट कहाँ से आता है? इंपॉर्टेंट आता है, देखो तुम्हारे पास ट्राइजिक और जोरेसिक से। गोल्डन एज ऑफ डायनासोर क्या होती है? जोरेसिक। एक पिक्चर आई थी जोरेसिक वर्ल्ड, तो वहाँ से याद रखना कि जोरेसिक होता है। मीजोजोइक में 3 होते हैं, ट्राइजिक, जोरेसिक और क्रिटेशियस, ठीक है। यहाँ पे जिनिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिनिटेल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कहाँ से है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से, ठीक है। जिनिटेल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होते हैं। फिर आता है पैलियोजोइक, मीजोजोइक, फिर आता है सीनोजोइक। सीनोजोइक में क्वाटरनरी और टर्शरी 2 पीरियड्स आते हैं, और उनकी फिर आगे तुम्हारे पास आती है स्टेजेस, ठीक है। तो उनको तुम याद रखना, बस इतना ही तुम्हें इस चार्ट में तो इतना ही याद रखना है। और मैं इसकी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो ऐसा होता है ना कि 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर डिसअपेयर हुए थे, या 2000 मिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपेयर हुए थे, तो उनको कैसे याद रखना है? देखो, तुम सिंपली एक चार्ट बनाओ, और चार्ट में चीज़ों को या तो ईयर्स जो है उनको असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर लो, या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर लो, ठीक है। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। उसको जब तुम अरेंज करोगे और उसके सामने क्या क्या चीज़ फॉर्म हुई वो करेक्टर लिखते जाओ, तो इसलिए आसानी से याद हो जाता है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो यार यही है क्रोनोलॉजी ऑर्डर ट्रिक्स। देखो, जब तुम कोई चीज़ पैराग्राफ में पढ़ते हो तो वो पढ़नी बोरिंग हो जाती है और तुम्हें आसानी से समझ में नहीं आती है। लेकिन जब तुम उसी चीज़ को या तो फ्लो चार्ट या पॉइंट्स में नोट डाउन कर लेते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट शॉर्ट फ्लो चार्ट तुमने बनाते चले गए कि इसमें ये आता है, स्टैंडर्ड में आता है, तो वैसे चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। तो मैंने कहा था जैसे तुम कोई भी उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैंने वही दिखाया है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, देखो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज किया है। यहाँ पे तुम देखो, मैंने सारी चीज़ों को असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज किया है। सबसे पहले 65 मिलियन ईयर्स एगो, फिर 320 मिलियन ईयर्स एगो, फिर 350 मिलियन ईयर्स एगो। तो असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर लिया। इससे क्या होता है, दिमाग में मिक्सिंग नहीं होती, एक ऑर्डर बन जाता है कि ठीक है, 65 मिलियन ईयर्स एगो पे डायनासोर डिसअपेयर हुए थे, 320 मिलियन ईयर्स एगो पे सी वीड्स फॉर्म हुए थे, 350 मिलियन ईयर्स एगो पे जॉलेस फिश इवॉल्व हुई थी, 500 मिलियन ईयर्स एगो इन्वर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड, एंड 2000 मिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब तुम्हारे पास कोई मैच में क्वेश्चन आता है कि मान लो इनमें से 4 दे दिया, अब उसमें पूछा है कि 350 मिलियन ईयर्स एगो पहले क्या चीज़ हुई थी, तो जॉलेस फिशेस इवॉल्व हुई थी। आसानी से अगर तुमने पॉइंट्स में नोट डाउन कर लिया है पैराग्राफ को, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ऐसी मैंने यहाँ पे क्रेनियल कैपेसिटी, जो भी आगे मैं समझाऊंगा, क्रेनियल कैपेसिटी समझाई है। देखो, 650 सीसी होमो हेवेलिस, 900 सीसी होमो इरेक्टस जावा में, तो इसमें भी मैंने असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज किया है, ठीक है। तुम्हारा जैसा मन वैसे अरेंज कर लेना, डिसेंडिंग या असेंडिंग में, लेकिन करना ऐसे ही कि कोई भी पैराग्राफ जो तुम्हें अच्छे से बायोलॉजी में नहीं आ रहा है समझ में, उसमें से या तो तुम फ्लो चार्ट बना लो, या फिर असेंडिंग या पॉइंट्स में नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये मैं शेयर कर दूंगा तुम्हें। अब बात करेंगे अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मैन, कि भैया इंसान कैसे डेवलप हुआ, है ना। कोई कहता है हम लोग बानर से डेवलप हुए, पहले आदमी बानर था, तो ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मैन। देखो भाई सब लोग, इवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ने से पहले सबसे पहले ये पैराग्राफ पढ़ लो, क्योंकि इस पैराग्राफ में से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस पैराग्राफ में सबसे पहले क्वेश्चन आता है, टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेम टू कोल्ड डिपॉजिट स्लोली। और 200 मिलियन ईयर्स एगो एक फिश लाइक रेप्टाइल्स थे जिनको हम इक्थियोसॉरस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इक्थियोसॉरस, इसको याद रखना, ठीक है। हाईलाइट कर लो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। टायरेनोसोरस रेक्स वाज अबाउट 20 फीट इन हाइट। ये डायनासोर था जिसके बहुत खंजर जैसे दांत थे, और मतलब नुकीले और खंजर होती है ना तलवार, वैसे दांत थे, और उस 20 फीट इसकी हाइट थी। तो टायरेनोसोरस रेक्स जो था वो एक डायनासोर था, बिगेस्ट डायनासोर था। फिर इंपॉर्टेंट दो, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, मतलब खंजर जैसे दांत हो, मान लो डायनासोर के, हम लोगों ने तो डायनासोर देखे नहीं, है ना। तो किसी को देखने का मन करे तो जोरासिक वर्ल्ड देख लेना, अब डायनासोर वापस नहीं आने वाले। तो इसमें क्या चीज़ें हैं कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमंस बीइंग के ऊपर, कि ह्यूमंस बीइंग में सबसे सक्सेसफुल स्टोरी इस वाली लाइन से, द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इन द इवोल्यूशन ऑफ मैन विद द लैंग्वेज स्किल्स एंड द सेल्फ कॉन्शियसनेस,
कि हम में सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी आई कि हम रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई दे सकते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हम शो कर सकते हैं, और हमें लैंग्वेज स्किल डेवलप हुई, ब्रोकास एरिया वर्निकी एरियाज ये हमारे ब्रेन्स में डेवलप हुए कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी एनिमल्स मैमल्स ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको तुम याद रखना। और अब बात करेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। देखो ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन कितना इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भाई इसमें लिखा है कि जो हमारा जीनोम होता है वो सिमिलर होता है टू द चिंपैंजी, मतलब हम लोग बांदर से डेवलप हुए। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। तो इसमें है ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस 15 मिलियंस। अब ये बहुत बोरिंग लगता है बच्चों को, है ना, इसका मैं एक फ्लो चार्ट बता दूंगा। दे वर हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्लास एंड चिंपैंजीज। मान लो जो ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस थे वो गोरिल्लास और चिंपैंजीज की तरह चलते थे। इमेजिन करो यार आदमी कैसे चलता होगा, हंसी आ रही होगी तुमको भी, है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे द फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन यूथोपिया एंड तंजानिया, ठीक है। तो ये एरिया के नाम याद रखना, यूथोपिया एंड तंजानिया। दीज रिवील द होमिनिड फीचर्स, ये तुम्हारे पास है। फिर बात करेंगे दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 feet बट वॉट अप राइट 2 million एगो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। एविडेंस शो दैट दे हंटेड विद द स्टोन वेपर्स बट एसेंशियली एट फ्रूट, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है ना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस में ऑस्ट्रेलो आता है ना, तो मैंने तो ऐसे याद कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया के लोग फ्रूट खाते हैं, है ना। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस एट फ्रूट। कैसे भी याद कर लो यार, याद होना चाहिए, क्योंकि जो नीट का पेपर है ना वो एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसमें लिखने को तो आएगा नहीं कि तुमसे पूछा तो जाएगा नहीं कि एक्सप्लेन करो चीज़ों को, है ना। बस तुम्हें टिक मारना है, तो बस तुम्हें आंसर याद होना चाहिए। आंसर जिसके दिमाग में आ गया एकदम से वो भाई आगे निकल जाएगा, जिसको नहीं आया वो कन्फ्यूज़ होकर बस वहीं घूमता रहेगा, ठीक है। Fossils discovered in Java in 1891 revealed the next stage, which is known as Homo erectus about 1.5 million years ago। तो ये स्कल का कंपैरिजन दिखाया है कि एडल्ट का स्कल कैसा है और चाइल्ड का स्कल कैसा दिखता था, ठीक है। निंडरथल मैन आए थे 1400 सीसी, उनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। दे बरीड देयर डेड बॉडीज एंड दे यूज टू हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। फिर आइस स्टेज आई, होमो सेपियंस एरोज हुए, फिर ऐसे ऐसे पूरा है। तो इस पर एनसीईआरटी में कम दे रखा है। एक फ्लो चार्ट दिखाता हूँ, फ्लो चार्ट में पूरा अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए, और क्रेनियल कैपेसिटी का मैंने तुम्हें बता ही दिया कैसे याद रखनी है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स या असेंडिंग ऑर्डर्स या डिसेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। याद करो, चार्ट देखो अब तुम। तो देखो इवोल्यूशन इन मैन, सबसे पहले ओलिगोपिथिकस आए, फिर प्रोप्लियोपिथिकस आए, इजिप्टोपिथिकस आए, फिर प्रोकंसेल आए। देखो इतना तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा मेन चार्ट शुरू होता है यहाँ से कि सबसे पहले तुम्हारे पास आए ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस जिसको हम प्री मैन भी कहते हैं, एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन, एक एक चीज़ देखना चलना। फिर ड्रायोपिथिकस के बाद आए रामापिथिकस, ठीक है। रामापिथिकस एंड सिवापिथिकस, ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास आई, इनको हम कहते हैं सब मैन। फिर आगे की तरफ बढ़ें तो रामापिथिकस से बन गए कैन्यापिथिकस, और फिर तुम्हारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आए ऑस्ट्रेलोपिथिकस। मैंने कहा था ना ऑस्ट्रेलिया के लोग फ्रूट खाते हैं, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस मतलब दे एट फ्रूट। इनके कौन कौन से करेक्टर्स तुमको याद रखने हैं, तो देखो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थे वो 2 मिलियन एगो से 6 मिलियन ईयर्स एगो पहले आए थे। उनकी क्रेनियल कैपेसिटी 350 से 500 सीसी के बीच में होती है। एंड दे शो द फर्स्ट बाइपेडल लोकोमोशन की, मतलब उन्होंने 2 पैरों पे चलना स्टार्ट किया था, क्योंकि उनमें लंबर वर्टिब्रा डेवलप हुए थे। जो हमारी वर्टिब्रल प्रॉब्लम होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कोकेक्स। तो उनमें फर्स्ट बाइपेडल लोकोमोशन स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रेलोपिथिकस में, जिन्होंने लंबर वर्टिब्रा डेवलप हुए थे। फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस से बात करें तो बेबी, स्कल एंड लूसी। और फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस से आगे का चार्ट देखो, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद आए होमो हेबेलिस, जिसको हम हैंडी मैन या टूल मेकर भी कहते हैं। फिर होमो हेबेलिस के बाद आए इरेक्ट मैन। इरेक्ट मैन इज़ द फर्स्ट डिस्कवर फायर। जावा मैन, इरेक्ट मैन के अंडर में जावा मैन आता है, जिन्होंने फर्स्ट डिस्कवर करी थी फायर को। और फायर मतलब इन्होंने स्टोन से, पत्थर से आग जलाते हैं ना, तो फर्स्ट डिस्कवर द फायर। इरेक्ट मैन और वाइज मैन तुम्हारे पास आए, पैकिंग मैन एंड द हिडलबर्ग मैन। फिर आगे की बात करें तो होमो हेबेलिस से वाइस मैन, निंडरथल मैन, और निंडरथल मैन से क्रो मैग्नन मैन, और क्रो मैग्नन मैन से मॉडर्न मैन। तो पूरा चार्ट है जो कि तुमको शेयर हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक दिया हुआ है, तुम वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो निंडरथल मैन आए, निंडरथल मैन का एक्सटेंट हुआ 30,000 मिलियन ईयर्स एगो, 75,000 ईयर्स एगो स्प्रेड हुए, और एरोज हुए थे 1 मिलियन ईयर्स एगो पहले। और निंडरथल मैन जो थे वो बरीड देयर डेड बॉडीज़ एंड दे यूज टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज़ एंड हाइड द बॉडीज़, मतलब उन्होंने कपड़े पहनने शुरुआत करे, ठीक है।
तो ये तुमको याद रखना है। यहाँ पे इसके करेक्टर्स भी दे रखे हैं। दे आर प्रोगेनेथर्स, यूज हाइड, मेक हट, 1400 सीसी उनकी क्रेनियल कैपेसिटी। दे बिलीव इन सोल, सेरिमोनियल बरियल, मतलब वो डेड बॉडीज़ तो बरीड उन्होंने स्टार्ट कर दिया निएंडरथल मैन ने। फिर हम बात करेंगे अबाउट द क्रो मैग्नन मैन। क्रो मैग्नन मैन का एक्सटेंशन एरोस तब हुआ, दे रखा है चार्ट में। दे यूज हाइट्स, मेक द हट। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1600 सीसी थी और वो बोज और एरो, मतलब जो तीर कमान होता है वो उसका यूज़ करने लगे। और उन्होंने पेट पालना शुरू कर दिया, बकरी पालनी शुरू, कुत्ता पालना शुरू कर दिया, और उन्होंने कलर्ड पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी, ठीक है। फिर मॉडर्न मैन अरोज हुआ, जिसको हम होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं, मतलब हम लोग जो कैसे टी शर्ट पहनते हैं मस्त एकदम घूमते घूमते हैं, तो हम होमो सेपियंस हैं, ठीक है। भगवान ने हमको बुद्धि भी दी है, ठीक है, सबसे मॉडर्न डेवलप ब्रेन दिया है, ठीक है, तो इसका यूज़ किया करो। और जो आजकल ये बहुत चल रहा है ना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तो यार ये सब कुछ नहीं होता है। देखो सबकी लाइफ में डिप्रेशन और स्ट्रेस आता है, बस उससे जो लड़ जाता है ना वो जीत जाता है, ठीक है। तो उससे लड़ना सीखो, और आना ही नहीं चाहिए यार, ये तो इतनी बढ़िया फील्ड है, मतलब MBBS तो मतलब मस्त, ठीक है ना। गाइस एट लास्ट मैं तुमको कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट PDF शेयर होने वाले हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो तुम्हारे पास सबसे फेवरेट, जो बच्चों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर होगा, फिजिक्स के ऊपर, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट्स हैं कि फ़िज़िक्स में उनकी तैयारी नहीं हो पा रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे परफॉर्म करें फ़िज़िक्स में। तो वो फिज़िक्स टिप्स एंड ट्रिक्स होगा बाय द मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके नीट 19 में स्कोर 150 प्लस आए थे फिज़िक्स में, तो वो आपको टिप्स देंगे, तो देखना मत भूलेगा, सब्सक्राइब कर दो। और ये एक ऐप है विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऐप फॉर द प्रैक्टिस इन द क्वेश्चंस ऑफ द नीट, सो प्लीज़ डाउनलोड इट, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे इसमें स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन आता है, तो सारे जो टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के वो इसमें कवर हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने चूज़ कर लिया बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इस पे क्वेश्चंस दे सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड यू कैन कॉम्पीट विद द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सो प्लीज़ डाउनलोड इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड जॉइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू, गुड लक।